जी, तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप देख रहे हो डे 6 का सेशन नंबर 1 ओनली ऑन द चैम्पियन ईगल। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी चैप्टर 1 क्लास 12th। हमने इस लेक्चर में कौन सा चैप्टर कंटिन्यू करना है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, और हमने कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना था इसमें से? हम कर रहे थे प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, और उसमें भी हमने स्टार्ट करना था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या स्टार्ट करना था? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, ये आज हमने स्टार्ट करना था। तो आपको पता है माइक्रोस्पोर किसे कहते हैं? हम मेल गमीट जो है फ्लावरिंग प्लांट्स में, उसे ही हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर कहते हैं। और जो फीमेल गमीट है फिर उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? फीमेल गमीट को हम कहेंगे मेगा स्पोर। क्या कहोगे? मेगा स्पोर। ठीक है, यहाँ तक हमें बात क्लियर हो गई। और एक बात मैं आपको रिवाइज करवा दूँ, स्पोरोजिनस जो सेल्स हैं वो आगे क्या फॉर्म करते हैं हमारे पास? क्या फॉर्म करेंगे? माइक्रो स्पोरेंजिया, जिसे आप माइक्रोस्पोरेंजियम भी लिख सकते हो। ठीक है, सिंगुलर स्पोरेंजियम होता है, प्लूरल माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। और इस माइक्रोस्पोरेंजिया से हमारे पास क्या बनता है? पोलन ग्रेन। और जो पोलन ग्रेन है वो क्या है? क्या होता है पोलन ग्रेन? ये होता है मेल गैमीटोफाइट। ठीक है, यहाँ तक हमें बात क्या हो गई है? क्लियर हो गई है। और लास्ट लेक्चर में हमने लेयर्स पढ़ी थी जो हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम को क्या करती हैं? कवर करती हैं। इस तरीके से देखो, ये हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम है, तो इसमें हमारे पास लेयर्स ऑफ सेल्स आएंगी। सबसे पहले तो इसके अंदर हमारा स्पोरोजिनस सेल्स प्रेजेंट है। इसके सबसे बाहर हमारे पास क्या है? टेप्टम आएगी। इसके बाद मिडल लेयर्स आएंगी। मैं एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं बना रही कि कितनी होती हैं। चलो मिडल लेयर्स को हम 2 लेयर्स बना लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आएगी आउटर मोस्ट वाली एंडोथीशियम, और इसके बाहर जो है वो आउटर मोस्ट होती है एपिडर्मिस। क्या आएगी? एपिडर्मिस। ठीक है, ये क्या है? एपिडर्मिस है। ये हमारे पास एंडोथीशियम है। ये हमारे पास मिडल लेयर्स होती हैं, 1 से 3 लेयर्स हो सकती हैं सेल्स की। और ये क्या है? हमारे टेप्टम सेल्स है, जिनका क्या है? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। और टेप्टम सेल्स जनरली क्या होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, बाई न्यूक्लिएटेड होते हैं, ताकि उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो क्या हो जाए? इंक्रीज़ हो जाए। मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी तो
क्योंकि वो खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे जो स्पोरोजिनस सेल्स है, जिसके अंदर क्या बन रहे हैं, हमारे पोलन ग्रेन बन रहे हैं। तो उससे अगर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है तो अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है ना, मेटाबॉलिज्म होना चाहिए उसमें, तो इसलिए वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, और जो ये हमारी पहली वाली 3 लेयर्स हैं, मिडल लेयर, एंडोथीशियम और एपिडर्मिस, ये क्या है, पहले तो प्रोटेक्ट करती है, लेकिन जब एंथर मैच्योर हो जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है, पोलन बीच में हमारा डेवलप हो जाता है, तब क्या है कि ये जो लेयर्स हैं तीनों, ये क्या है, ब्रेक हो जाती है और एंथर में से पोलन बाहर आता है। यहाँ तक हमें बात क्लियर हो गई। और अब हमने स्टार्ट करना है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको वैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का बेसिक आइडिया दे दिया था। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता क्या है, स्पोरोजिनस सेल्स उनको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पोलन ग्रेन में। किस में करेंगे, पोलन ग्रेन में करेंगे, है ना। तो उसमें से हमारा एक स्टेप आता है इंटरमीडिएट वाला, ये हमारा स्टार्टिंग में जो हमारे पास स्टार्टिंग में जो चीज़ थी वो है, और जो हमें एंड प्रोडक्ट चाहिए वो है पोलन ग्रेन। लेकिन हमें बीच वाला जो चीज़ चाहिए वो क्या होती है, माइक्रोस्पोर। सॉरी, मैंने आपको यहाँ पे गलत बताई है शायद बात, 1 सेकंड में चेक कर लूँ। मेल गैमीट जो है वो माइक्रोस्पोर नहीं होता। मेल गैमीट बनने से पहले जो एक पीरियड आता है उसमें हम माइक्रोस्पोर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी। मेल गैमीट के बनने से पहले जो एक टाइम आता है उससे पिछले स्टेप में माइक्रोस्पोर बनता है, और फीमेल गैमीट भी मेगास्पोर नहीं होता। ये आपने याद रखनी है बात। ठीक है, देखो अब मैं आपको क्या बता रही थी, जब स्पोरोजिनस सेल्स हमारे किस में कन्वर्ट होते हैं, माइक्रोस्पोर्स में, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, और जो पोलन है वो हमारा एंड प्रोडक्ट है, और पोलन में भी क्या हमारा एंड प्रोडक्ट है, जो मेल गैमीट फॉर्म होगा। ठीक है, लेकिन मेल गैमीट फॉर्म होने से पहले जो प्रोसेसेस होते हैं उनमें से एक क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, जो हमारे पास एक स्पोरोजिनस सेल है वो क्या करेगा, मियोटिक डिवीजन करेगा। और मैं आपको सेल डिवीज़न वाले चैप्टर की तरह तो नहीं बता सकती कि पहले 2 बनेंगे फिर 4 बनेंगे। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट शो कर रही हूँ कि हमारे पास 4 क्या बन जाएंगे, माइक्रोस्पोर बन जाएंगे। ठीक है, और जो पहले था वो हमारे पास क्या था, 2n था, स्पोरोजिनस सेल्स। और माइक्रोस्पोर क्या होंगे, मियोसिस हुआ है तो n n n और n हो जाएंगे। मतलब अगर 1 हमारे पास 2n है तो वो मियोसिस से क्या बना लेगा, 4n हमारे पास सेल्स बना लेगा। कितने n सेल्स बना लेगा, 4n। आप इसको 4n मत समझ लेना, 4n का मतलब है n मतलब कि हैप्लॉइड। कितने सेल्स होंगे, 4 सेल्स होंगे हैप्लॉइड। और यहाँ पे क्या है, डिप्लॉइड, और डिप्लॉइड कितने सेल्स हैं, 1। ये मैं आपको समझा रही थी। जब यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस होगा तो 4 हमारे पास हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होंगे। ठीक है, अगर अच्छा मुझे इसी में से क्वेश्चन बताओ कि अगर ये ही 2n सेल एक है हमारे पास और इसमें
माइटोसिस हो रही है। क्या हो रही है? माइटोसिस। तो क्या होगा? कितने सेल्स फॉर्म होंगे? 2n सेल्स, मतलब कि डिप्लॉयड सेल्स फॉर्म होंगे। और डिप्लॉयड सेल्स कितने होंगे? 2, क्योंकि माइटोसिस में 2 हमारे एंड सेल्स बनते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात आपको क्लियर है? इसके बाद हम अगर बात करें कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस की, मैंने आपको बताया कि पहले हमारे पास स्पोरोजेनस सेल्स थे, उनमें से हर एक स्पोरोजेनस सेल्स 4 सेल्स बना रहा है। कितने सेल्स बना रहा है? 4, जो कि n सेल्स है, मतलब कि हैप्लॉइड सेल्स है। ठीक है, और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बता दिया था ये तो, कि जो स्पोरोजेनस सेल है, क्या है? स्पोरोजेनस सेल उसे हम और क्या कहते हैं? पोटेंशियल पोलन भी कहते हैं, क्योंकि इसने बाद में पोलन बनना है। और क्या कहते हैं? पोलन बनने से पहले ये क्या फॉर्म करता है? माइक्रोस्पोर। तो इसे हम माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC। ठीक है, ये आपने याद रखना है, हमारी NCERT में भी गिवन है ये एब्रीवेशन। ठीक है, इसके बाद ये प्रोसेस हमारा मियोसिस से होता है। और जो 4 हमारे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, उनके अराउंड क्या होती है? एक इस तरीके से कवरिंग होती है, जेली लाइक, मतलब कि। ठीक है, ये हमारे माइक्रोस्पोर्स हैं। और ये क्या है? क्लस्टर हो जाता है, 4 सेल्स बन जाते हैं। तो इसे हम जनरली क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर। क्या कहोगे? माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या कहोगे? माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, यहाँ तक हमें बात क्लियर हो गई। और जब हमारा एंथर क्या होता है? मैच्योर होता है और डिहाइड्रेट होता है। क्या होता है? डिहाइड्रेट, पानी ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे तो वाटर लाइक जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है। जब यहाँ पे पानी क्या है? ख़त्म हो जाएगा। क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा। तब ये जेली लाइक सब्सटेंस, ये ग्लूई सब्सटेंस होता है। आपको इसका नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मैं आपको बता देती हूँ। कैलोस ग्लू होती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है? जब सारा डिहाइड्रेट हो जाता है, तब क्या है? हमें अकेला अकेला पोलन ग्रेन मिल सकता है। मैच्योर होने के बाद, जब माइक्रोस्पोर मैच्योर होकर पोलन ग्रेन बना लेगा, तो हमें अकेला अकेला क्या है? पोलन ग्रेन मिल सकता है। हमें साथ में जेली लाइक सब्सटेंस नहीं मिलेगा, जो क्या है? उसे कोट करके रखेगा। वो क्योंकि ये बाइंडर होता है, बाइंड कर लेगा। तो हमें बाइंड तो चाहिए नहीं, हमें तो अलग अलग पोलन ग्रेन चाहिए। तो इसीलिए क्या है? वो एंथर क्या है? मैच्योर होगा और डिहाइड्रेट होगा। मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, तो क्या बन जाएंगे? माइक्रोस्पोर से क्या बन जाएगा? पोलन ग्रेन। क्या बनेगा? पोलन ग्रेन। यहाँ तक हमें बात क्या हो गई है? क्लियर। और एक आपको NCERT की लाइन यहाँ पे बताई हुई है, एक सेकेंड। यहाँ पे बताया हुआ है कि जो भी हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम है, उसमें क्या है? सेवरल थाउजेंड्स। कितने? सेवरल थाउजेंड। क्या है हमारे पास? सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स या फिर पोलन ग्रेन्स होते हैं। माइक्रोस्पोर्स या फिर पोलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। सेवरल थाउजेंड्स का क्या मतलब होता है? वैसे तो आपको पता होगा, एक बार मैं बेसिक से बता रही हूँ तो बेसिकली समझ लो। 1000 का मतलब होता है 1000,
और सेवरल थाउजेंड्स का मतलब होता है इसको हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। 10,000 बन जाएगा, 20,000, मतलब थाउजेंड्स वाली लाइन में और बहुत सारे थाउजेंड्स है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है कि पोलन ग्रेन कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे और पोलन ग्रेन मैंने आपको वैसे तो बता ही दिया। पोलन ग्रेन कब फॉर्म होगा? जब एंथर क्या होगा? मैच्योर होगा एंड डिहाइड्रेट होगा, तो हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा? पोलन ग्रेन्स फॉर्म हो जाएंगे। और पोलन ग्रेन भी क्या होते हैं? एन होते हैं। क्या होते हैं? एन होते हैं। एन मीन्स हैप्लॉइड होते हैं। और कितने होते हैं? 4 होते हैं। मतलब अगर एक स्पोरोजिनस सेल है तो उसने कितने बनाए थे? 4 माइक्रोस्पोर्स बनाए थे, जैसे हम माइक्रोस्पोर टेट्राड भी कहते हैं। हर एक माइक्रोस्पोर आगे क्या है? एक पोलन बनाएगा। क्या बनाएगा? एक पोलन। एक पोलन और ये भी एक पोलन, तो ये भी क्या होंगे? 4n, n n n और n, टोटल कितने हैं? 4 सेल्स, 4 पोलन्स। ठीक है, यहाँ तक हमें बात क्या हो गई? क्लियर। अब पोलन में आपको जिस दिन से हमने लेक्चर स्टार्ट किया है, मुझे लगता है हम डेली बात कर रहे हैं कि पोलन क्या है? मेल गेमीटोफाइट है। क्या है? मेल गेमीटोफाइट है। ठीक है, मतलब ये कैरी करता है मेल गेमीट को। पोलन ग्रेन का अगर हम सिंपलेस्ट देखें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है हमारे पास। अब ये जो हमारा ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर बना है वो नहीं होता, कुछ इस तरीके से होगा हमारा, मतलब कर्व्ड सा स्ट्रक्चर होता है हमारा। ठीक है, पोलन ग्रेन की क्या है? 2 लेयर्स होती हैं, एक एक्साइन आउटर और इंटाइन इनर। ठीक है, यहाँ तक हमें बात क्लियर हो गई है। इसके बाद इसमें क्या होता है? जो हमारा माइक्रोस्पोर था उसमें से एक तो वेजिटेटिव सेल बन जाता है बड़े वाला, और स्मॉलर वन क्या बन जाता है हमारा? मेल गेमीट बन जाता है। सॉरी, जो बड़ा है वो क्या बनता है? वेजिटेटिव सेल बनता है, और जो स्मॉलर वन है वो जेनरेटिव सेल बनता है। क्या बनता है? जेनरेटिव सेल। ठीक है, और जेनरेटिव सेल आगे क्या बनाता है? 2 मेल गेमीट्स बनाता है। कितने मेल गेमीट्स? 2 मेल गेमीट्स बनाता है। यहाँ तक हमें बात क्लियर हो गई। और यहाँ पे हमारे जो पोलन्स हैं वो सबसे पहली बात तो अलग अलग साइज़ के होते हैं। ठीक है, कोई बड़ा कोई छोटा, अलग अलग कलर्स हो सकते हैं। ठीक है, और उसकी शेप्स भी अलग अलग हो सकती हैं। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। लेकिन जनरली क्या होती है? स्फेरिकल होती है। शेप्स अलग अलग होती हैं पोलन ग्रेन्स की, लेकिन जनरली क्या होती है? स्फेरिकल शेप होती है। और इसका अगर हम डायामीटर की बात करें तो हमारे पास होता है 25 to 30 माइक्रोमीटर। क्या है? माइक्रो अगर आपको इस तरीके से भी लिख के दे देना तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। माइक्रोमीटर्स मतलब 25 या फिर 30 कितना है
इंटू 10⁻⁻6 मीटर्स, कितना स्मॉल हो सकता है पोलन ग्रेन। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया इसकी क्या होती है, 2 लेयर्स होती हैं, एग्जाइन जो होती है ना, हार्ड लेयर होती है। क्या होती है? हार्ड लेयर। और ये बनती पता है किससे है? सबसे हार्डेस्ट या फिर आप कह सकते हो रेजिस्टेंट है जो मतलब प्रोटेक्ट कर सकता है ना पोलन ग्रेन को, तो सबसे रेजिस्टेंट जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स में से एक है, कौन सा? स्पोरोपोलिनेन। क्या होता है? स्पोरोपोलिनेन। ठीक है, और जो यहाँ पे देखो आप पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देख लो। तो ये मैंने सिर्फ एग्जाइन ड्रॉ किया है, तो आप यहाँ पे देखो हमारी जो एग्जाइन होती है ना, उस पर कुछ पार्ट पे क्या होता है, इस तरीके से स्पोरोपोलिनेन नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, और जहाँ पे स्पोरोपोलिनेन नहीं प्रेजेंट होता वहाँ पे क्या बनती है हमारी पोलन ट्यूब, जो हमारे पोलन ग्रेन में होता है। क्या कहते हैं? मेल गमीट होता है ना, बाद में जनरेटिव सेल मेल गमीट फॉर्म कर लेता है यहाँ से, तो वो क्या होता है, मेल गमीट यहाँ से पास होके जाता है पोलन ट्यूब के थ्रू यहाँ पे ओव्यूल के पास। ठीक है, तो ओव्यूल के पास उसने जाना है तो पोलन ट्यूब के थ्रू जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर एग्जाइन क्या है, कवर कर रही है, उसको प्रोटेक्ट कर रही है, और ऐसी प्रोटेक्टिव कवरिंग हो जिसमें से बाहर ही ना आ सके, तो फर्टिलाइजेशन कैसी होगी? तो यहाँ पे कुछ एम्प्टी स्पेसेस होती हैं एग्जाइन के सरफेस पे जहाँ पे स्पोरोपोलिनेन नहीं प्रेजेंट होता। और स्पोरोपोलिनेन है क्या? रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। किससे रेजिस्टेंस है? हाई टेम्परेचर से, स्ट्रॉन्ग एसिड से, एंड अल्कली से। ठीक है, यहाँ तक हमें बात क्लियर हो गई है। पोलन ग्रेन के बारे में और हम यहाँ पे बात कर रहे थे 2 लेयर्स की, तो एक होगी एग्जाइन, दूसरी क्या होगी? इंटाइन। क्या है? इंटाइन है। ठीक है, तो इंटाइन के बारे में हमें कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है, जस्ट इतना है कि जैसे एग्जाइन क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस लेयर थी। कैसी? डिसकॉन्टिन्यूस मतलब ब्रेक हो रही थी, सिर्फ एक पॉइंट से नहीं, बहुत सारे पॉइंट से। ठीक है, तो ये क्या है? कॉन्टिन्यूस लेयर है। क्या है? कॉन्टिन्यूस। और ये थिन होती है, ज़्यादा रेजिस्टेंट नहीं होती है, थिन होती है और कॉन्टिन्यूस लेयर होती है। किससे बनती है? सेल्यूलोस एंड पैक्टिन से बनती है। सेल्यूलोस और पैक्टिन से बनती है। ठीक है, इसके बाद हमने बात करनी है जर्म पोर्स। हाँ, जर्म पोर्स के बारे में हमने बात कर ली। जिस पॉइंट पे स्पोरोपोलिनेन एब्सेंट होता है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? जिसमें से पोलन ट्यूब फॉर्म होती है उसे हम कहते हैं जर्म पोर। क्या कहेंगे? जर्म पोर। यहाँ तक हमें बात क्या होगी, ये क्लियर। और एक बात इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पोलन ग्रेन्स क्या है, इतने रेजिस्टेंट मतलब मटेरियल से बने हैं एग्जाइन से, तो जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको हम एज फॉसिल्स भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनको हम अगर हमें बहुत पुराने पोलन ग्रेन्स मिले तो हम उसे एज फॉसिल्स क्या है रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं कि हमारे जो पुराने टाइम्स थे उसमें कौन कौन से हमें प्लांट्स मिलते थे। ठीक है, ये हम पता कर सकते हैं उससे। यहाँ तक हमें बात हो गई क्लियर। ठीक है, और जो पोलन ग्रेन्स हैं वो ऐसे सिंपल नहीं होते हैं, उस पर क्या है अलग अलग डिज़ाइंस होते हैं। किस पे? एग्जाइन पे। मतलब
डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं एंड डिज़ाइंस होते हैं। यहाँ तक बात आपको हो गई क्लियर। इसके बाद जो पोलन ग्रेन है ना, बनता किससे बनता है हमारा पोलन ग्रेन? माइक्रोस्पोर से। जब बनता है तो इस तरीके से बनता है कि एक हमारा जनरेटिव सेल हो जाता है, जो क्या होता है, स्पिंडल शेप्ड होता है हमारे पास, और एक क्या बन जाता है, वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में क्या है, ये जनरेटिव सेल घूमता है। आपको अलग अलग शो करने के लिए इस तरीके से दिखाए हैं, हो कुछ इस तरीके से भी सकता है। देखो स्पिंडल शेप सेल है, यहाँ पे आ गया, फ्लोट कर रहा होता है ना जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। तो ये हमारा दोनों क्या है, वेजिटेटिव सेल के ही, एक ही वेजिटेटिव सेल है, दो अलग अलग वेजिटेटिव सेल नहीं है, ठीक है। तो एक वेजिटेटिव सेल है और एक ही क्या है, जनरेटिव सेल है, ठीक है। तो वो क्या होता है, फ्लोट कर रहा होता है जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल में। और जनरेटिव सेल है तो जनरेट करेगा, क्या करेगा, जनरेट। किसे जनरेट करेगा, मेल गैमीट को जनरेट करेगा। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई। और वेजिटेटिव सेल क्या हो गया, जैसे आप याद रख लो, वेजिटेबल्स को हम क्या खाते हैं। तो यहाँ पे वेजिटेटिव जो सेल है वो है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। और इसमें क्या होता है, अबंडेंट फूड मटेरियल होता है। और जो हमारा वेजिटेटिव सेल है वो क्या है, बड़ा होता है किससे, जनरेटिव सेल से। और जो वेजिटेटिव सेल है उसका न्यूक्लियस जो होता है, इसमें ना वो भी प्रेजेंट होंगे प्लास्टिड्स, क्योंकि स्टोर करने के लिए हमें हेल्प करते हैं प्लास्टिड्स, हमने सेल चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे क्या है, वेजिटेटिव सेल है, इसका अगर ये माने न्यूक्लियस है तो इरेगुलर सा न्यूक्लियस होता है, कुछ इस तरीके सा, मतलब पूरा सर्कुलर स्फेरिकल नहीं होगा हमारे पास, इरेगुलर न्यूक्लियस होगा वेजिटेटिव सेल का। और मैंने जैसे आपको बताया, अगर हम इसको पोलन ग्रेन माने तो ये वेजिटेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल है। जनरेटिव सेल आगे क्या बनाएगा, दो मेल गैमीट्स बनाएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में जो पोलन ग्रेन है, एंथर जब क्या हो जाता है, क्या कहेंगे, डिहाइड्रेट हो जाता है, तब क्या होगा, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल क्या है, होंगे, मतलब कि दो सेल्ड स्टेज होगी। लेकिन 40% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, 3 सेल्ड स्टेज पे हमारा जो है पोलन शेड करता है। 2 सेल्ड स्टेज होगी तो क्या होगा, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। 3 सेल्ड स्टेज होगी तो वेजिटेटिव सेल तो बनेगा, लेकिन जो जनरेटिव सेल है उससे क्या बन जाएंगे, 2 मेल गैमीट्स बन जाएंगे, 2 मेल गैमीट्स। तो हमारे पास कितने सेल्स हो गए, 3 सेल्स हो गए। तो जो 2 सेल स्टेज होती है वो मेजॉरिटी में होती है, 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में होती है। और इसके बाद फिर मेल गैमीट बनता है। ये मत सोचना कि मेल गैमीट बनेगा ही नहीं, मेल गैमीट बनेगा लेकिन बाद में बनेगा, शेड होने से पहले नहीं बनेगा। यहाँ पे 40% एंजियोस्पर्म्स में शेड होने से पहले ही क्या बन जाते हैं, मेल गैमीट्स बन जाते हैं। और जो मेल गैमीट्स बनते हैं ये आपने याद रखना है, ये हमारा अगर जनरेटिव सेल है, कौन सी शेप होती है, स्पिंडल शेप होती है। और ये क्या होता है, फ्लोट कर रहा होता है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। तो ये अब क्या करेगा, माइटोटिकली, ये तो पहले ही एन है, वेजिटेटिव सेल भी एन होता है, वेजिटेटिव सेल एन होता है, मतलब हैप्लॉइड होता है। जनरेटिव सेल भी क्या होता है, एन होता है, हैप्लॉइड होता है। और अगर पहले ही एन है और उसको हम
मियोसिस कर देंगे, क्या कर देंगे, मियोसिस होती है रिडक्शनल डिवीजन, तो एन का क्या होगा आगे, n/2 बनेगा और n/2 बनेगा। और हमें ये भी पता है जो मियोसिस होती है उसमें एंड पे 4 सेल्स बनते हैं, हमें 4 तो चाहिए नहीं, हमें कितने चाहिए, 2 सेल्स चाहिए, और दोनों ही क्या होने चाहिए, n और n, मतलब कि हैप्लॉइड होनी चाहिए। तो जो पेरेंट की प्लॉइडी है n, पेरेंट मतलब यहाँ पे जेनरेटिव सेल, ठीक है, उसकी प्लॉइडी n है, और हमें जो डॉटर सेल्स हैं उनकी भी प्लॉइडी n ही चाहिए। तो हम क्या करवाएंगे, माइटोसिस करवाएंगे, क्या करवाएंगे, माइटोसिस करवाएंगे। तो माइटोसिस से हमारे पास 2 मेल गेमीट्स बन जाएंगे, दोनों की प्लॉइडी क्या होगी, n होगी, मतलब कि हैप्लॉइड होगी। तो यहाँ तक आपको बात क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। ये आपने याद रखना है कि जो हमारा मेल गेमीट बनता है वो एट द एंड माइटोसिस से बनता है। जब जेनरेटिव सेल क्या करता है, माइटोसिस करेगा, तब हमारा क्या है, मेल गेमीट फॉर्म होगा। यहाँ तक हमें बात हो गई क्लियर, ठीक है। और एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। स्पोरोजेनस सेल क्या होता है, 2n होता है, उससे माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा, वो क्या होता है, n होते हैं, कितने बनते हैं, 4 सेल्स बनते हैं हमारे पास। इसके बाद माइक्रोस्पोर टेट्राड से क्या बनेगा, पोलन ग्रेन बनेगा। पोलन ग्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल भी n होगा और जनरेटिव सेल भी n होगा। जनरेटिव सेल से हमारे पास 2 मेल गेमीट्स बनेंगे, वो भी क्या होंगे, n और n होंगे। n और n है तो मतलब यहाँ पे क्या होता है, माइटोसिस हो रहा है। और यहाँ पे क्या हुआ था, हमारे पास 2n से n बनाया था और 4 बने थे, 2 नहीं बने थे। अगर यहाँ पे 2 सेल्स बने होते और दोनों 2n होते, मतलब कि डिप्लॉयड होते, तो हमारे पास माइटोसिस होता। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हुआ है, मियोसिस हुआ है। क्या हुआ है, मियोसिस हुआ है। यहाँ तक हमें बात हो गई क्लियर, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको एक चीज़ बतानी थी, वैसे मैंने आपको पहले भी बताई। अगर हमारे पास 2n सेल है, उसमें क्या हुआ, मियोसिस हुई। मियोसिस के बाद हमारे पास क्या बन जाएंगे, 4 सेल्स बनेंगे, कितने कितने वाले, n प्लॉइडी होगी, मतलब कि हैप्लॉइड होंगे। लेकिन अगर हमारे पास 2n सेल है और हम करवाएं माइटोसिस, क्या करवाएं, माइटोसिस, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास 2 सेल्स बनेंगे। माइटोसिस के एंड प्रोडक्ट में 2 सेल्स बनते हैं और मियोसिस में 4, तो 2 सेल्स बनेंगे और दोनों क्या होंगे, 2n होंगे, क्या होंगे, 2n होंगे। यहाँ तक हमें बात हो गई क्लियर। और अगर हमारे पास n हो, n मतलब कि पहले ही हमारे पास हैप्लॉइड पेरेंट सेल हो, तो उसमें अगर हम माइटोसिस करवाएंगे, जैसे कि हमने जेनरेटिव सेल में करवाया, ठीक है, तो क्या बनेंगे, हमारे पास 2 सेल्स बनेंगी। जेनरेटिव सेल से 2 मेल गेमीट्स बने थे, मतलब कि जेनरेटिव सेल हैप्लॉइड था, उसमें से 2 मेल गेमीट्स बने, तो 2 बनेंगे। माइटोसिस से ही बन सकते हैं 2। पहली बात तो जब भी हमें एक सेल से 2 सेल्स चाहिए तो माइटोसिस से बनेंगे, 1 से 4 सेल्स चाहिए तो मियोसिस से बनेंगे, ठीक है। और जो माइटोसिस है फिर उसमें क्या होगा, हैप्लॉइड सेल फॉर्म होगा। क्या होगा, हैप्लॉइड सेल फॉर्म होगा हमारे पास। यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी, क्योंकि यहाँ पे n था। बच्चे ना ये याद रख लेते हैं कि माइटोसिस में हमेशा क्या बनेगा, क्या बनेगा, डिप्लॉयड सेल। ये क्या होता है, रॉन्ग होता है। ये डिपेंड करता है कि पेरेंट कैसा है, ठीक है। लेकिन अगर हम n सेल लें और उसमें क्या करवाएं, मियोसिस करवाएं, तो क्या होगा, मियोसिस तो रिडक्शनल डिवीजन है, रिडक्शन करवा के क्या बन जाएगा, 4 सेल्स चलो बन भी गए हमारे किसी तरीके से। हमें वैसे चाहिए तो नहीं, जेनरेटिव सेल में 2 मेल गेमीट्स ही बनते हैं हमारे पास, 4 सेल्स मान लो बन भी गए, 4 मेल गेमीट्स बन गए, लेकिन क्या होंगे, वो n/2 होंगे। n/2 कौन सी प्लॉइडी होती है, मुझे बताना ज़रा। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता, ये प्रोसेस अक्कर ही नहीं कर सकता, ये सेल डिवीज़न अक्कर ही नहीं करती।
यहाँ तक हमें बात क्या हो गई है क्लियर। तो आज का हमारा टॉपिक यही था, क्या था, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। कल हम पोलन ग्रेन के बारे में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद हमने पोलन ग्रेन को भी पढ़ लिया है, मतलब कि स्ट्रक्चर हमने उसका अंडरस्टैंड कर लिया है। अब पोलन ग्रेन्स को ना कल हमने क्या पढ़ना है, इसके जो डिजीज़ेस कॉज करती हैं, एलर्जीज कॉज करती हैं, उसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद हमने क्या पढ़ना है, हमने पढ़ना है कि पोलन ग्रेन कौन कौन से न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है, क्योंकि हम इसे एज टैबलेट्स यूज़ करते हैं, है ना। तो ये बात हम समझेंगे और पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी को समझेंगे। क्या समझेंगे? वायबिलिटी को। और एनसीईआरटी भी हम फिर इकट्ठी कल ही रीड कर रहे होंगे इस पूरे टॉपिक की। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। मुझे इम्प्रूवमेंट कमेंट्स चाहिए, आप मुझे बताओ कि मैं कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ आपके लिए इन वीडियोस को। आपको और किस चीज़ में हेल्प चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करवानी है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करया करेंगे। ठीक है, और अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट है तो मैं आपके लिए स्पेशली वो वीडियोस भी बना दूँगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड।